हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 32 में आज हम नैनो तकनीक को देखेंगे। नैनो तकनीक और उसके अनुप्रयोग को। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी, जीपीएस, नवीन तकनीक, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो विकासशील तकनीक का लास्ट टॉपिक है नैनो तकनीक, जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र में और स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अलावा क्रीड़ा क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों में अपन देखेंगे। और नैनो तकनीक क्या होता है इसको भी समझेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, आप उन्हें भी देखें और शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। तो नैनो तकनीक से तात्पर्य ऐसे कणों की संरचना से है जिसमें कण की जो साइज होगा वो कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के कण की साइज होगा, जिसके तहत हम किसी भी उत्पाद को अगर डिज़ाइन करते हैं तो वो नैनो तकनीक से तकनीक माना जाएगा या नैनो तकनीक द्वारा डिज़ाइन किया हुआ उत्पाद माना जाएगा। इससे जो बड़ा होगा उसको अपन परंपरागत तकनीक माने जाएंगे। परंपरागत तकनीक जो अभी आप देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे टीवी, कूलर, पंखा, ये सारे परंपरागत तकनीक के द्वारा बनाए गए, डिजाइन किए गए उत्पाद हैं। इसके अलावा जो इससे छोटे कण के बने हुए उत्पाद होंगे उसे क्वांटम तकनीक कहा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि परंपरागत तकनीक, जो कि परंपरागत तकनीक के जितने भी नियम है वो लगते हैं, और जो क्वांटम तकनीक है उसमें क्वांटम के नियम लगते हैं। बस नैनो तकनीक ऐसा है जिसका भी कोई विधिवत कोई भी नियम नहीं बनाया गया है कि किस नियम पर फॉलो करेगा और किस तरह से इसको आगे डिज़ाइन किया जाएगा और किस तरह से ये चलेगा। तो नैनो तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है, और नैनो तकनीक से आज जितने भी भविष्य की संभावना है वो नैनो तकनीक के माध्यम से ही देखा जा रहा है। क्योंकि अगर नैनो तकनीक अपने विशिष्ट स्थिति में पहुंचता है और इसका डेवलपमेंट पूर्ण रूप से होता है तो बहुत सारे जो परेशानियां हैं, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, ये सभी क्षेत्रों से अपन को निजात मिल सकता है और भविष्य बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? नैनो तकनीक के माध्यम से। क्योंकि नैनो तकनीक उस लेवल पर काम कर सकता है जहाँ पर किसी भी के द्वारा या परंपरागत या क्वांटम तकनीक के द्वारा अपन कराने में अभी असमर्थ है। तो नैनो तकनीक से तात्पर्य 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की संरचना से है, और इस तकनीक में न तो कोई सही उत्पाद का निर्माण होता है तथा आकार में बहुत छोटी होती है। नैनो तकनीक है तो आकार तो सबसे छोटी होगी, और साथ ही साथ इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता। जबकि परंपरागत तकनीक में सह उत्पाद का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप किसी भी उत्पाद को डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, या कोई भी उत्पाद आप नए सिरे से शुरू करेंगे तो उसमें आपको एक ही प्रॉब्लम होगी कि उसके सह उत्पाद बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत खर्चीली तकनीक के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन नैनो तकनीक अगर एक बार डेवलप हो जाता है तो इसमें सह उत्पाद नहीं बनेंगे, तो इससे आपके जितने भी प्राकृतिक प्रॉब्लम है या फिर पर्यावरण प्रदूषण से हैं या इसके अलावा जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, और नैनो तकनीक से वही उत्पाद निर्माण होगा जो आप बनाना चाहते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है। इसकी इसकी क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनका सतही क्षेत्रफल अत्यधिक होता है। साथ ही प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या अधिक होती है। जब आप किसी भी पदार्थ को उसको इतना ज़्यादा उसके कण को छोटा कर दें कि वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में अगर आ जाता है तो उस पदार्थ का आयतन तो समान ही होगा, लेकिन उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति जो आयतन उसमें अणुओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि एक साथ जब रहेंगे तो उसमें तो कम होती है, जिसकी वजह से उसकी सतही क्षेत्रफल कम रहेगा। लेकिन जैसे आप उसको पीस देंगे या फिर उसके अणुओं की संरचना में बहुत ज़्यादा विभाजन लाएंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। पहली बार नैनो तकनीक के बारे में 1959 में फैनमैन ने अपने विचार व्यक्त किए थे। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि जितना हम परंपरागत तकनीक में मतलब बड़ी संरचनाओं में अपने भविष्य को देखते हैं या अपनी संरचनाओं को आगे समझने की कोशिश करते हैं, उससे बेहतर है कि हम इसकी छोटी संरचनाओं की तरफ भी ध्यान दें, और जो छोटी संरचना है वहाँ भी बहुत कुछ अभी निर्माण कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बाकी है। तो उन्होंने अपने जो फैनमैन थे उन्होंने बताया कि नैनो तकनीक के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, या फिर जो छोटी संरचना है, जो परंपरागत तकनीक से नीचे की संरचना है, उन पर भी बहुत से विशिष्ट पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है, जो कि भविष्य में हमारे लिए बेहतर उत्पाद के रूप में साबित होंगे। तो उसी के तहत उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्पेस ऑफ द बॉटम, मतलब कि जो नीचे है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या अभी भी स्पेस बाकी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बाकी है, जहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पूरा नैनो तकनीक है जिसको पहली बार में बताया था, किन ने बताया था? तो फैनमैन ने बताया था। और 1974 में नोरियो तानिगुची ने नैनो तकनीकी शब्द का उपयोग किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले पूरा का पूरा नैनो तकनीक एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उसके अणुओं की संरचना होगी, कितने से कितना उसका पैरामीटर होगा और किस तरह से कार्य करेगा, और उसके सारे उपयोग और संभावनाएं दोनों ही इन्होंने, ये जापानी वैज्ञानिक सी नोरियो तानिगुची, इन्होंने 1974 में अपने रिसर्च के माध्यम से एक रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया और अपने व्याख्यान में सब चीज़ों के बारे में खुलकर चर्चा की। तो यहीं से नैनो तकनीक को हम मानते हैं 1974 से।
तो बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि नैनो तकनीक पहले क्यों नहीं विकास हुआ। तो इसके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो नैनो तकनीक के बारे में पहले किसी ने सोचा नहीं। इससे भी बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्या था, सूक्ष्मदर्शी। क्योंकि आप परमाणुविक स्तर पर जाकर किसी भी संरचना को कैसे आप बदल सकते हैं और कैसे उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर आपको वो संरचनाएं दिखेंगी ही नहीं और उनके बारे में आप जान ही नहीं पाएंगे। तो जो नैनो तकनीक का तीव्र विकास हुआ वो सूक्ष्मदर्शियों के विकास से हुआ, जो कि STM है और एक AFM है। ये दो सूक्ष्मदर्शी थी जो परमाणु के स्तर पर भी आपको संरचनाएं दिखा सकती थी और उनकी संरचनाओं पर बदलाव लाने के लिए भी कार्य कर सकते हैं। तो STM का फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग ट्यूबलिंग सूक्ष्मदर्शी। ये परमाणु के स्तर पर पदार्थों के चित्र प्रस्तुत कर सकता है। आप पहले देखोगे तभी तो उसमें कुछ बदलाव ला सकते हो। इसके अलावा एटॉमिक फोर्स सूक्ष्मदर्शी, परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी, यह दो परमाणुओं की मध्य की दूरी बढ़ाने या घटाने में मददगार होता है। अब आपने यहाँ पे देख तो लिया किसी परमाणु की कितने परमाणु हैं या फिर उनके बीच में कौन सी संरचना है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई संरचना आप बनाना है या हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरे वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसी के माध्यम से आप उनके परमाणुओं के बीच की दूरी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या उनमें कोई किसी भी तरीके के बदलाव ला सकते हैं। तो दोनों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये सूक्ष्मदर्शी नैनो तकनीक में कौन कौन से सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद नैनो तकनीकी का विकास हुआ, या फिर ये सूक्ष्मदर्शी कौन, नाम पूछ लेता है या कई बार ये पूछता है कि सूक्ष्मदर्शी किस कार्य में आता है। तो दोनों अलग अलग आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद जब नैनो तकनीक में जब इसके बारे में सुना गया तो नैनो तकनीक की पीढ़ियों के बारे में चर्चा हुई कि पहले जो हमारे टाइम था या फिर जो इतिहास के चीज़ों को देखा गया कि किस तरह से हमारे जो पूर्वज थे वो भी नैनो तकनीक के माध्यम से चीज़ों को यूज करते थे या पीढ़ियाँ किस तरह से चलती हैं। तो नैनो तकनीक की कुछ पीढ़ियाँ हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि ये इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। तो नैनो तकनीक की अभी तक 4 पीढ़ियाँ मानी जाती हैं, जो पहले जो निष्क्रिय नैनो तकनीक था वो पूरा जितना भी आप पीरियड मान सकते हैं वो कब तक चला, 2005 तक। जो पहली पीढ़ी थी उसका लास्ट टाइम था 2005 तक। तो 2005 तक पे जितने भी उत्पाद बने गए उन्हें फर्स्ट पीढ़ी के नैनो तकनीक के उत्पाद कहे गए, उन्हें निष्क्रिय नैनो तकनीक कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निष्क्रिय नैनो तकनीक पीढ़ी कब तक माना जाता है, तो 2005 तक माना जाता है। और इसके उत्पाद क्या है, नैनो जेल, एरोजेल, नैनो बैलुक और नैनो सिरेमिक। ये आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है कि कौन से पीढ़ी के ये उत्पाद हैं। इसके अलावा जो दूसरा पीढ़ी है वो 2010 तक माना जाता है। इसको सक्रिय नैनो तकनीक कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ों का निर्माण हो सकता था, तो इसमें लक्षित दवाइयाँ, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित करने वाली युक्तियाँ जितने भी थी वो इसी के माध्यम से, जो सक्रिय नैनो तकनीक जो सेकंड पीढ़ी की नैनो तकनीक है उसके माध्यम से किया गया। इसी के माध्यम से जो टच स्क्रीन बनाया गया ये इसी के माध्यम से बनाया गया, क्योंकि उस टाइम तक जो ग्राफीन था उसका निर्माण हो चुका था और ग्राफीन एक ऐसा नैनो तकनीक से डेवलप किया गया ऐसे उत्पाद था जो बहुत कठोर था और अब ये विद्युत का सुचालक भी था। तो जिसके माध्यम से बहुत से ऐसे उत्पाद बनाए गए जो कि सक्रिय नैनो तकनीक के माध्यम से कार्य किया गया और उनके बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिला। इसके अलावा जो तीसरा पीढ़ी था वो 2015 तक था, जिसको तंत्र नैनो तकनीक कहते हैं। इसमें 3D नेटवर्किंग, नैनो रोबोट, नैनो मशीन्स, इनका निर्माण किया गया। जो चौथा नैनो तकनीक है वो अभी चल रहा है, और चौथा नैनो तकनीक कौन से स्तर का है, तो वह है आणविक स्तर का नैनो तकनीक। और इसमें जो अपन बदलाव कर सकते हैं वो है DNA, RNA और का निर्माण कर सकते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो चीज़ों को उत्पाद अपन चाहते हैं आणविक स्तर पर बदलाव करके उनका निर्माण करने के जो लक्ष्य है वो चौथी पीढ़ी में किया गया है। तो मैंने सारे के एग्जांपल बता दिए। तो प्रथम पीढ़ी की नैनो तकनीक क्या माना जाएगा, तो 2005 तक मानी जाती है। इसे निष्क्रिय नैनो तकनीक कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पाद सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। दूसरी पीढ़ी के इसे 2010 तक माना जाता है। इसे सक्रिय नैनो तकनीक भी कहते हैं। इसमें उत्पाद की गई लक्षित दवाइयाँ, इंटेलिजेंट मेडिसिन, रासायनिक ऊर्जा संग्रहण ये हैं, और ये सक्रिय रूप से भूमिका निभा सकते हैं किसमें, किसी भी उत्पाद के बनने में, किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी तरह से आपके उपयोग में। इसे दूसरी पीढ़ी का कहा गया। और तीसरी पीढ़ी की नैनो तकनीक इसे तंत्र नैनो तकनीक कहते हैं क्योंकि इसमें त्रिविमीय संरचनाओं का निर्माण संभव हो पाया। किसमें, तीसरी पीढ़ी के। तो ये त्रिविमीय संरचनाओं का निर्माण संभव हो पाया और इसको क्या कहते हैं, नैनो रोबोट्स, यहीं से बनाया गया और यहीं से इनका विस्तार शुरू हुआ। चौथी पीढ़ी का जो नैनो तकनीक है ये आणविक स्तर पर कार्य करने की बात करता है। इसे आणविक नैनो तकनीक कहते हैं। ये वर्तमान की पीढ़ी के जिसमें आणविक स्तर पर उपयोगी अणुओं का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि DNA, RNA, प्रोटीन का निर्माण। तो चौथी पीढ़ी, तो ये 4 पीढ़ियाँ हैं, आपको आनी चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियाँ कौन कौन सी है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। नैनो तकनीक क्या होता है, कौन कौन से सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद से नैनो तकनीक संभव हो पाया। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है नैनो उत्पाद, क्योंकि इसी के बाद हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको उत्पाद पता होंगे तभी तो आप इनके अनुप्रयोग को जान पाएंगे। तो नैनो उत्पाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफीन। मैंने बताया था कि ये कार्बन का अपर रूप है, और अपर रूप क्या कहते हैं, जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, उन्हें कार्बन मतलब अपर रूप कहते हैं। तो ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है।
और इसके जो विस्तार हुआ तो ये क्या था, ये विद्युत का सुचालक था और ये इसके बहुत पतली से पतली परत बनाई जा सकती थी क्योंकि इसका जो निर्माण था वो 2D में हुआ था। ठीक है, तो इसका सबसे पतला परत निर्माण किया जा सकता था। साथ ही साथ ग्राफीन सबसे कठोर धातु है विश्व में जितना भी मौजूद है। तो वो किस तरह से कठोर है, जैसे कि हीरा है, हीरा सबसे कठोर माना जाता है, लेकिन हीरा की इतनी पतली परत आप नहीं बना सकते। अगर इतनी पतली परत आप नहीं बना सकते तो अगर मान लो संभव हो पाया कि आपने हीरा का बना लिया तो वो इतना मजबूत नहीं होगा जितना ग्राफीन होगा। साथ ही साथ ग्राफीन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसी के माध्यम से अपन क्या कर पाए, टच स्क्रीन का विस्तार कर पाए और निर्माण कर पाएगा। अगर ग्राफीन का निर्माण नहीं होता तो टच स्क्रीन या फिर जो भविष्य के जितने भी टेक्नोलॉजी का आप विस्तार कर पा रहे हैं और जितने भी मजबूत आप चीज़ों को देख रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स या आगे जितने भी आप चीज़ें यूज करेंगे वो नहीं संभव हो पाती। तो कार्बन का चौथा स्वरूप है, चौथा स्वरूप माना जाता है जो कि विद्युत का चालक होने के कारण इसका उपयोग टच स्क्रीन लगाने में किया जाता है। वर्तमान में ग्राफीन के कई उपयोग संभव हैं। ग्राफीन के कठोरता के कारण इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट, वाहन, साथ ही हथियारों को सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकता है। अगर आप ग्राफीन के बहुत सारे परत या 4-5 परत लगा के आप एक जैकेट का निर्माण कर सकते हैं तो उसमें कोई भी बुलेट उसको भेद नहीं सकता क्योंकि ये सबसे कठोर है और वो जो उसका बुलेट का प्रेशर है वो उसको भेद नहीं पाएगा। साथ ही साथ ऐसे वाहनों का निर्माण किया जा सकता है जिसमें हम सुरक्षित रूप से जो हमारे युद्ध के सामग्री उन्हें एक से दूसरे जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जिसे पता चल जाता है तो वो उस वाहन पर आक्रमण कर सकता है, जो दुश्मन देश हो गया किसी भी तरीके से, तो वो तबाह कर सकता है हमारे रक्षा प्रणाली को या हमारे जो डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अगर हम इस माध्यम से उसको सुरक्षित करते हैं तो वो निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय कर देगा और आगे उसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी तरह का कोई घटना हो पाएगा। आगे ग्राफीन दो कार्बन की मध्य की दूरी न्यूनतम होती है जिसके कारण ग्राफीन से बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए इसका उपयोग भोजन के परिरक्षण में किया जाता है। आप कोई भी भोजन है उसके ऊपर ग्राफीन की परत चढ़ा दो, वो भोजन सालों साल तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। उसमें किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होंगे तो वो किसी तरह से वो मतलब ख़राब नहीं हो सकता और ना ही उसमें किसी तरह से परिवर्तन होगा क्योंकि इसके बीच में इतना कम गैप होता है किसमें, ग्राफीन के बीच में, कार्बन के जो परमाणु हैं उनके मध्य में, कि वहाँ से कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर नहीं जा सकते। वर्तमान में पानी को प्यूरिफाई करने के लिए अपन जो झिल्लियाँ यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से अपन जितने भी अभी नया नया इक्विपमेंट आया है जो कि पानी को प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफायर जितने भी लेते हैं, उसकी जगह अगर हम कार्बन की नैनो झिल्लियाँ बनाते हैं तो उसमें जो प्यूरिफिकेशन होगा वाटर का वो बहुत हाई हो जाएगा क्योंकि उसके माध्यम से अपन बैक्टीरिया वायरस इन सबको एक साथ ही साथ जो मिनरल्स हैं, जो बहुत बड़े कण हैं, उन्हें भी बाहर कर सकते हैं। तो नैनो तकनीक में अभी जो निर्माण किया जा रहा है वो नैनो झिल्लियाँ बनाई जा रही हैं, किसके लिए, पानी के शुद्धता के लिए। यदि ग्राफीन को मोड़ा जाए तो बनने वाली नलिकानुमा संरचना कार्बन नैनो ट्यूब कहलाती है जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में सर्जरी में किया जाता है। इसका सिंपल सा उपयोग है कि अगर आप पतली सी एक सुई बना देते हैं कार्बन नैनो तकनीक के माध्यम से, ग्राफीन की मदद से, ग्राफीन क्या है, एक पतली परत है, प्लेट है, अब इसको मोड़ दो तो एक क्या बन जाएगा, गोल पाइप नुमा संरचना बन जाएगी। और जो पाइप नुमा संरचना बनेगी उसको आप सर्जरी में यूज कर सकते हैं, जो लेजर सर्जरी है या फिर किसी भी तरह की सर्जरी है जिसके माध्यम से आप उस लक्षित जगह पर ही सर्जरी का उपयोग करेंगे या कट लगाएंगे जहाँ पर आपको ज़रूरत है, या नहीं कि आपको पूरे वो एरिया को खोलना पड़ेगा जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्जरी। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब के माध्यम से आजकल सर्जरी बहुत आसान होते जा रहे हैं। अगला है फुल्लेरी, ये भी कार्बन का उत्पाद है और इसका जो डिज़ाइन होता है वो किसकी तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है। अपन किस में पढ़े थे, तो अपन साइंस टेक में जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो इसमें कार्बन पे पढ़े थे, तो ये सारे उत्पाद पढ़ चुके हैं। तो यह भी नैनो तकनीक से निर्मित किया जाता है जो घर्षण को कम करने में मदद करता है, क्योंकि फुटबॉल की तरह होता है, मतलब गोल संरचना होती है, गोल संरचना होता है, मतलब इसको एक तरह से अपन घर्षण कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। नैनो कण जिसमें सुनने की क्षमता बहुत अधिक होगी, यह सोने या चांदी जैसे धातुओं से निर्मित होता है जो कम तीव्रता की ध्वनि को भी सुना सकने में क्षमता रखता है। अभी जो परंपरागत तकनीक से बने हुए नैनो कण है, मतलब कण है, जो इक्विपमेंट है सुन सकने वाले, उनमें क्या दिक्कत होती है कि वो अगर थोड़ी भी उनके रेंज से कम आवाज़ होगी तो उसको वो प्यूरीफाई नहीं कर पाते और उनको सुन नहीं सकते आप। लेकिन नैनो कण बनाए जाएंगे तो इसमें 2 4 5 6 10 कण होंगे ज़्यादा से ज़्यादा नैनो रोबोट्स के, वो एक तरह से आपके कान पर फिट कर दिए जाएंगे जो कि बहुत कम होगा, जिसको आप देख भी नहीं सकते नॉर्मल जो आपकी आँखें हैं उससे, और वो आपको बेहतर तरीके से सुनने में मदद करेंगे। तो नैनो कण के माध्यम से जो इक्विपमेंट बाद में बनेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी एक्यूरेसी प्रदर्शित करेंगे और वो एक्यूरेसी के माध्यम से आप बहुत अच्छा सुन सकते हैं और साथ ही साथ उसका उपयोग आप बहुत समय तक कर सकते हैं कि वो ख़राब नहीं होंगे जल्दी। नैनो उर्वरक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो खोज है वो इंडिया में हुआ है, तो पूछा जा सकता है।
तो विश्व का पहला नैनो उर्वरक भारत में वैज्ञानिक डॉक्टर तरफदार के द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्टर तरफदार जो कि कहाँ पर काम करते हैं, तो ये करते हैं जोधपुर में, जिसका विकास जोधपुर में स्थित केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। ये आपको याद होना चाहिए कि नैनो उर्वरक कहाँ उत्पाद किया गया है, तो वो किया गया है जोधपुर में, राजस्थान में। और भारत में इसका उपयोग विस्तार किसने किया है, तो डॉक्टर तरफदार ने। इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया गया है जो वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल सकता है। तो इसमें इस तरह से नैनो उर्वरक बनाए गए हैं और ऐसे एंजाइमों को मतलब इंसर्ट किया गया है कि वो जैसे ही आप उसको वातावरण में छोड़ेंगे तो वो जो मतलब जैसे ही आप उस उर्वरक को फसलों पर डालेंगे तो वो जो वातावरण का नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में इजिली बदल देगा और उसके लिए आपको कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं नैनो तकनीक के अनुप्रयोग, ये पूछा गया है। साथ ही साथ यही अपने सिलेबस में भी है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो नैनो तकनीक का आज जो प्रयोग है वो सभी क्षेत्रों में किया जाता है और सभी क्षेत्रों में लगभग इसके बहुत अच्छे रिजल्ट अभी देखने को मिले हैं। पहला जो है वो है चिकित्सा क्षेत्र, कि चिकित्सा क्षेत्र में किस तरह से अपन नैनो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूक्ष्म स्तर के ऑपरेशन को किया जा सकता है। यह कैसे संभव होगा, अगर आप नैनो तकनीक के माध्यम से नैनो रोबोट्स बना लेते हैं तो आपको जो सर्जरी करना है किसी भी जगह का, चाहे वो हाथ का है, पैर का है, हार्ट का है या मस्तिष्क का, मान लो आप सर्जरी कर रहे हैं, तो आपको नैनो रोबोट्स आप ब्लड के माध्यम से उस जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां आपको सर्जरी करना है। और इसके बाद उस जगह का वो नैनो रोबोट सर्जरी कर सकेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत सारे नैनो रोबोट्स होंगे जिसके मस्तिष्क में आप सीपीयू सेट करेंगे और वो नैनो रोबोट्स वहाँ तक जाएंगे, उनके पास वो इक्विपमेंट होगा जिसके माध्यम से वो सर्जरी करेंगे कि उस एरिया को, जैसे कोई ट्यूमर है उसको हटाना है तो ट्यूमर को काटेंगे और वहाँ पे जो जो मेडिसिन की यूज होगा उनको वो उसके साथ ही वो रखे रहेंगे। तो मान लो 6 रोबोट 5 रोबोट आप भेजते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर आपको सर्जरी करना है, तो वो सारे के सारे रोबोट वहाँ पे सर्जरी करते हैं और उसके बाद जैसे ही वो उस काम को करते हैं, इसके बाद वो अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगे और वापस वो ब्लड के माध्यम से उस सर्जरी तंत्र के द्वारा अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। तो आपका जो सर्जरी है वो बहुत कम टाइम में होगा, बहुत इजीली होगा और आपको बहुत कम मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे। क्योंकि अगर आप परंपरागत तकनीक से अगर आप सर्जरी करते हैं तो आपके पूरे शरीर पर कट लगाए जाते हैं और उस जगह को खोला जाता है, फिर इसके बाद उसको सुधार किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन के यूज होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन आपको यूज करने पड़ते हैं, जिसके बाद अब रिकवरी होती है, आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा किसी विशेष अंग द्वारा दवाई वितरण करने वाले तंत्र का विकसित किया जा सकता है। इसमें क्या है कि आप किसी विशेष जगह पर आपको लक्षित दवाई निर्माण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप, मान लो आपका दर्द अगर मस्तिष्क में है तो आप वहीं तक उस दवाई को, टारगेटेड दवाई निर्माण कर सकते हैं जो आपके मस्तिष्क तक जाएगी और उसको बेहतर तरीके से आपको ट्रीटमेंट करेगी और आपको आराम तुरंत पहुँचाएगी। उपापचय क्रियाओं के मॉनिटरिंग के लिए तंत्र विकसित किया जा सकता है। डीएनए मैनिपुलेटिंग का कार्य जो कि नैनो स्तर पर होता है, इसके माध्यम से आनुवांशिक बीमारियों का निदान किया जा सकता है। जितने भी आनुवांशिक बीमारियां हैं वो जेनेटिक्स जो डिसीज़ हैं वो डीएनए के माध्यम से या एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। अगर आपको पता चल गया कि इन पे कलर ब्लाइंडनेस है या ऐसी कोई भी बीमारी है जो जेनेटिक्स है, तो वो उस डीएनए या उस जीन्स को ही अलग कर देंगे, जिसके माध्यम से दवा आगे जो बीमारियाँ प्रोसीड हो रही हैं या आगे पीढ़ियों में आ रही हैं, तो इस तरह से आपको वो बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इस तरह नैनो फाइबर्स का प्रयोग सेल चिकित्सा के द्वारा भी किया जा सकता है। तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे यूज हैं नैनो तकनीक के, और सबसे ज़्यादा जो किसी क्षेत्र में इसका भविष्य देखा जा सकता है तो वो कृषि क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र में ही देखा जाता है। तो कृषि क्षेत्र में कौन कौन से इसके उपयोग, तो नैनो उर्वरक, नैनो खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कृषि क्षेत्रों में फसलों को बचाने एवं वृद्धि के लिए उपयोग किया जा सकता है। नैनो तकनीक के माध्यम से खरपतवार नाशी, खरपत मतलब घास, घास नाशी अगर आप एक तरह से निर्माण करते हैं तो आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके फसल की उत्पादकता को कम करते हैं, तो आप नैनो उर्वरक अगर आप डालते हैं, नैनो उर्वरक डालते हैं तो उसके साथ आप खरपतवार नाशी भी डालते हैं, तो वो जो नैनो तकनीक से डेवलप आपके उर्वरक हैं वो ऑलरेडी वहाँ के जितने भी घास होंगे या ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनकी वजह से आपके फसल को नुकसान हो रहा है, तो वो उनको नष्ट कर देंगे और आपको बेहतर उत्पाद मिलेगा। प्रसंस्करण उद्योग में भी नैनो तकनीक का काफ़ी उपयोग है। प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण जो अपन करते हैं जिसमें एक से नए उत्पाद बनाए जाते हैं, तो वो उत्पाद जैसे आप खाद्य प्रसंस्करण में नैनो तकनीक का प्रयोग करेंगे तो उनके सुरक्षा या फिर उनके संवर्धन के लिए आप जैसे ग्राफिन की मदद से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके ऐसे उत्पाद बना सकते हैं जिन्हें बाहरी वातावरण से ये बहुत लंबे समय तक जो टिक सकें, क्योंकि वो बाहरी वातावरण से अगर या बाहरी चीज़ों से अगर इस तरह से अगर क्या क्रिया नहीं करेंगे तो बेहतर से बेहतर मतलब बहुत लंबे समय तक वो सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त भंडारण, संरक्षण, गुणवत्ता सुधार तथा फ्लेवर आदि के लिए भी नैनो तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। भंडारण में भी आप अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं किसी भी उत्पाद को बहुत लंबे समय तक, तो उसको ग्राफिन की मदद से या नैनो तकनीक के माध्यम से प्रोटेक्ट कर दें।
संरक्षण तो आपका हो ही जाएगा, और उसकी गुणवत्ता में भी आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि किन चीज़ों से उसकी गुणवत्ता गिरी है, आप उन्हीं चीज़ों को सुधार करने के लिए नैनो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। उसके फ्लेवर्स में भी आप बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि मिठास में आपको मान लो उसमें नया नया मिठास आपको ट्राई करना है, तो आप उसके फ्लेवर में नैनो तकनीक के माध्यम से वो जो मिठास वाले जीन्स हैं या जेनेटिक्स हैं उन पर बदलाव करके या उन पर हाइब्रिडाइजेशन करके उन पर बदलाव कर सकते हैं, और नैनो रूप में आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, तो ऑटोमोबाइल नैनो तकनीक का प्रयोग करके इंजन में घर्षण को कम किया जा सकता है। अगर घर्षण कम हो जाएगा तो उसका क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एवरेज बढ़ जाएगा, माइलेज बढ़ जाएगा। ग्राफीन का उपयोग करके हल्के और मजबूत वाहन बनाए जा सकते हैं। जितने हल्के और मजबूत वाहन ग्राफीन से बनाए जा सकते हैं उतने अभी परंपरागत तकनीक के माध्यम से नहीं बनाए जा सकते। यह ईंधन की खपत को कम करने में भी काम किया जा सकता है, और माइलेज और प्रदूषण की संभावना को निदान कर सकता है। प्रदूषण की संभावना को बहुत तरीके से निदान कर सकता है नैनो तकनीक। अगर आप नैनो कैंची बनाते हैं तो वो कार्बन और CO2 को अलग कर सकता है। जिस तरह CO है, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके आसपास, और आपके पास नैनो कैंची है, तो वो क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन और ऑक्सीजन में बदल गया, जो कि किसी भी पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक नहीं है। तो इस तरह से आप प्रदूषण से भी निदान पा सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि आप जहाँ पे इंजन में कंबक्शन होता है वहाँ पर भी इस तरह से तंत्र लगा सकते हैं जो कि वो नैनो कैंची के रूप में काम करेगा। तो जैसे ही उसका उत्पाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या फिर जितनी भी गैस हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए नैनो कैंची का उपयोग करके आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से जितने भी प्रदूषण फैल रहे हैं या फिर इंडस्ट्री सेक्टर से जितना भी प्रदूषण फैल रहा है उसको कम कर सकते हैं। नैनो तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर और मोबाइल क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा होता है। आज इस क्षेत्र में काफ़ी पहले से नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। आज नैनो प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप कंप्यूटर और मोबाइल का आकार काफ़ी कम हो चुका है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंसर्ट किया जा चुका है। कैसे, क्योंकि नैनो तकनीक के माध्यम से आप जितने भी CPU या फिर जितने भी इक्विपमेंट उनको धीरे धीरे आप छोटे करते जा रहे हैं, जैसे जैसे छोटे करते जाएंगे तो उसमें उसके उत्पादन और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ता जाएगा। नैनो तकनीक के द्वारा ऐसी चिप विकसित की जा रही है जिससे बहुत कम क्षेत्रफल में अधिक मेमोरी का उपयोग किया जा सकता है, और उसको स्थिर रूप से रिकॉर्ड कर सकता है, बहुत लंबे समय तक ये मेमोरियाँ स्टोर होंगी। इसके बाद होता है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में इंडिया में सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है सौंदर्य प्रसाधन का। इसमें बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो मेल फीमेल आजकल दोनों के लिए बनाए जाते हैं, और बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में नैनो तकनीक का प्रयोग करके अगर ये प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे बहुत लंबे समय तक रहेंगे और बहुत बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। जैसे कि आपको ये ऐसे नैनो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें बहुत सारे क्रीम्स हैं, आप एक बार उनको लगाएंगे तो लगभग वो दिन भर चलेंगे, क्योंकि उन पर इस तरह से गुणवत्ता होगी। नैनो ट्यूब्स जिसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जा सकता है, यह लचीली व मजबूत होती है। पर्यावरण के लिए कम हानिकारक नैनो तकनीक का प्रयोग करके कंपोजिट प्लास्टिक बनाया जा सकता है। अगर ये प्लास्टिक बनेंगे तो शायद ये बाद में इनको क्या किया जाए, कंपोजिट रूप से इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, खत्म किया जा सके, तो जिससे पर्यावरण को जो होने वाली हानि है वो कम हुआ। इसके अलावा नैनो तकनीक से ज़्यादा मजबूत रेसे बनाए जा सकते हैं। रेसे के अलावा जितने भी हमारे कपड़े हैं उन्हें अगर नैनो तकनीक के माध्यम से बनाए जाएंगे तो वो मजबूत होंगे, बेहतर होंगे, और उनकी चमक बहुत लंबे समय तक होगा, क्योंकि इसमें जो कलर वाली प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म नहीं होगी। तो बेहतर तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में भी नैनो तकनीक से हमें बहुत सारा लाभ होगा, और भविष्य में इसका देखा भी जा रहा है। नैनो तकनीक का सबसे बड़ा जो यूज होगा वो होगा रक्षा क्षेत्र में। अगर मेडिकल के बाद देखा जाए तो इसमें नैनो सेंसर्स का प्रयोग करके सिपाहियों के कपड़ों में किया जा सकता है, जिससे उनके एग्जैक्ट लोकेशन पता किया जा सकता है। साथ ही साथ सिपाहियों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये सिपाहियों के माध्यम से दूसरे जो दुश्मन हैं उन पर आसानी से नज़र रख सकते हैं, क्योंकि नैनो तकनीक के माध्यम से नैनो कैमरे अगर आपके जैकेट में फिट कर दिए जाते हैं तो आप उन जैकेटों के माध्यम से पूरे एरिया का आपको देखा जा सकता है, कहाँ से, कंट्रोल रूम से। साथ ही साथ आपको इंस्पेक्ट किया जा सकता है, आपको इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि आप इस क्षेत्र में जाएं और इस क्षेत्र में बच सकते हैं, या आगे ऐसी तरह से आपको काम कर सकते हैं। दुश्मनों की गतिविधियों को भी आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ताकि रक्त स्त्राव जैसी स्थिति का तुरंत पता चल सके। कैसे, क्योंकि नैनो सेंसर्स रहेंगे तो सिपाहियों के कपड़ों में अगर नैनो सेंसर्स हैं तो अपने आप ही सेंस करके बता देंगे कि इनको यहाँ पे गोली लगी है। और अगर आप नैनो तकनीक का उपयोग करके उन्हीं बुलेट्स पे ऐसे नैनो रोबोट्स को सेट कर देते हैं जो कि जैसे अगर उन पर गोली लगती है, किसी तरह से इंजरी होती है, तो वो उस जगह पर जाकर उस चीज़ को तुरंत सही कर सकें, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा साइंस के क्षेत्र में। क्योंकि उससे आपके जो युद्ध में जितने भी सैनिक आप लूज करते हैं या जितने भी सैनिक मारे जाते हैं उससे बहुत कम सैनिकों की हानि होगी। नैनो तकनीक पर आधारित स्टील तकनीक का प्रयोग विमानों में किया जा सकता है। इससे क्या अदृश्य रूप से विमान बनाए जा सकते हैं जो कि दुश्मन के रडार में नहीं आएंगे। बम तथा विस्फोटकों का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर्स विकसित किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह जो नक्सली हैं आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि माइंस बिछा जाते हैं, आतंकवादी जो बहुत सारे बम वगैरह
पोस्ट करते हैं। तो नैनो तकनीक के माध्यम से आप नैनो सेंसर्स के माध्यम से जगह जगह के इंस्पेक्ट एक साथ कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर बम है या कहाँ पर विस्फोटक पदार्थ रखे गए हैं। सूक्ष्म ड्रोन का निर्माण कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी पे भरपूर उपयोग हो रहा है, क्योंकि जो ड्रोन्स हैं वो आजकल धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं और उसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की गतिविधि और किसी भी जगह का एकदम शार्प और बेहतर पिक्चर प्राप्त कर सकते हैं और उस जगह को अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसके क्षेत्र में, नैनो तकनीक के क्षेत्र में। नैनो तकनीक के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में बहुत हल्के और मजबूत सुरक्षा कवच वाले जो सिपाहियों को क्या कहना चाहिए, ड्रेस बनाए जा सकते हैं इनके, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। अभी जो परंपरागत तकनीक से बनाए गए उनके जैकेट्स हैं या उनके जो इक्विपमेंट है वो बहुत भारी होते हैं, जिनको लेकर उनको बहुत लंबे लंबे दूरी तक तय करना पड़ता है, जिसके माध्यम से उन्हें बहुत ज़्यादा थकान या फिर उनके फिजिकल प्रॉब्लम्स उनके बढ़ जाते हैं और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी कई तरीके से बढ़ते हैं, जिससे उनके अंदर तनाव और ऐसे कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सिपाही, जो कि हम नॉर्मल नहीं सोच सकते। इसके अलावा होता है क्रीडा क्षेत्र में। क्रीडा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आप नैनो तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। नैनो तकनीक के उपयोग से सूक्ष्म मशीनों, सूक्ष्म युक्तियों आदि का निर्माण किया जा सकता है। बस यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब यही समझ जाएंगे तो इनका उपयोग आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे सूक्ष्म युक्तियाँ, सूक्ष्म वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा जाए तो जो टेनिस की गेंद है, अगर वो नैनो तकनीक से बनेगी तो वो कभी ख़राब ही नहीं होगी। अगर ख़राब भी होगी तो बहुत दिन तक चलेगी। तो एक अगर आप टेनिस की बॉल लेते हैं तो उसको बहुत लंबे समय तक खेल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिकेट में बहुत हल्के और मजबूत हेलमेट्स और बैट, बैट चलो नहीं भी बनाए जा सकते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं, लेकिन नैनो तकनीक का उपयोग करके आप बैट भी बहुत हल्के बनाए जा सकते हैं और बहुत मजबूत। साथ ही साथ हेलमेट हो गए, पैड हो गए, ये सारे नैनो तकनीक के माध्यम से बनाए जाएंगे, जो कि बहुत मजबूत होंगे और इनकी कैपेसिटी बहुत हाई होगी, जिससे कि जो भी खतरा होता है इंजरीज के वो बहुत कम हो जाएंगे। हॉकी की स्टिक अगर नैनो तकनीक से बनाए जा सकते हैं तो उसके बॉल भी नैनो तकनीक के बनाए जाएंगे, तो बहुत अच्छा उनकी एक्यूरेसी होगी। साथ ही साथ जो स्टिक्स टूटने की प्रॉब्लम होती है उन पर, जो खेलते खेलते बहुत सारे स्टिक पे नीचे का जो घर्षण के कारण जो स्टिक खराब हो जाते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे। इसकी वजह से आप खेल को भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। वॉलीबॉल में बॉल और नेट को नैनो तकनीक के माध्यम से बनाने में इनकी लाइफ बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ये खेलने के लिए भी बहुत ईजिली होंगे। इनके जब बाद जो परंपरागत तकनीक के द्वारा जो निर्माण होते हैं जिसमें चोट लगने की जो संभावना होती है वो कम होती है। इसके अलावा सभी खेल हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, कैरम हो, ये सभी नैनो तकनीक से अगर बनाए जाएंगे तो इनकी लाइफ लाइन तो बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये ऐसे खेल को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप जो भी तकनीक विकसित करेंगे वो बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। तो ये खेल के क्षेत्र में होगा नैनो तकनीक का। पूरा नैनो तकनीक यही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नैनो तकनीक क्या होता है, नैनो तकनीक के बाद इसकी पीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सूक्ष्मदर्शी के निर्माण के बाद नैनो तकनीक आगे बढ़ा। साथ ही साथ नैनो तकनीक का अनुप्रयोग अनुप्रयोग पूछा गया तो सभी क्षेत्रों में आपको अनुप्रयोग पता होना चाहिए। मुख्य रूप से कृषि, चिकित्सा और डिफेंस मतलब रक्षा के क्षेत्र में, ये 3 क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए। और आप इसको और तरीके से भी ढूंढ सकते हैं, अपने स्तर से भी इसके नोट्स बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया कुछ कारण की वजह से, तो अब वैसे ही चलेगा जैसा आ रहा है। इसके अलावा जैसे ये पार्ट 1 ख़त्म होगा तो फिर अपना इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। साथ ही ये यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा MPPSC KRM, तो आप इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा टेलीग्राम में अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ये MPPSC/KRM ये सर्च करेंगे आप @ करके, तो आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें।